अमेरिका में राष्ट्रपति की शक्तियों में नेक्स्ट है न्यायिक शक्तियां। अमेरिका में राष्ट्रपति को सीनेट की स्वीकृति से सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य जो संघीय न्यायालय हैं उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। इसके साथ ही साथ अमेरिका में राष्ट्रपति को दोषियों को माफ करने, मृत्यु दंड को स्थगित करने और सामान्य क्षमा करने का अधिकार भी प्राप्त है। कि अमेरिका में जब किसी अपराधी को सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से मृत्यु दंड दे दिया जाता है तो अपराधी राष्ट्रपति को क्षमा याचना के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है। तो ऐसे में जो राष्ट्रपति है ऐसे अपराधी को बिना किसी शर्त के या शर्त सहित माफी दे सकता है। यदि माफी के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की जाती हैं तो अपराधी को इन शर्तों को पूरा करना पड़ता है। यदि अपराधी उन शर्तों को पूरा नहीं करता तो फिर माफी वापस ले ली जाती है। और इसी तरह से ही जो दूसरी स्थिति है वो ये है कि अपराधी को बिना किसी शर्त के माफ कर दिया जाता है, उसे पूर्ण क्षमा कहा जाता है। तो इस तरह से जो राष्ट्रपति है उसके पास कुछ अन्य अधिकार भी हैं, जैसे राष्ट्रपति किसी अपराधी के दंड को बदल सकता है। माने अपराधी को यदि मृत्यु दंड दिया गया है तो राष्ट्रपति इसे उम्र कैद में बदल सकता है और चाहे तो उम्र कैद की जो अवधि है उसको कम कर सकता है। और जो राष्ट्रपति की एक क्षमा की शक्ति है इसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से करता है। इसके संबंध में उसे कांग्रेस या किसी न्यायालय से स्वीकृति प्राप्त करने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन राष्ट्रपति उन व्यक्तियों को क्षमा नहीं कर सकता जिनके विरुद्ध कांग्रेस ने महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण की हो। माने कांग्रेस ने, विधान पालिका ने महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से यदि किसी व्यक्ति को पद से हटाया है तो राष्ट्रपति ऐसे अपराधी को क्षमा नहीं कर सकता। और राष्ट्रपति केवल उन अपराधियों को क्षमा कर सकता है जिन्हें संघीय कानून भंग करने के आरोप में दंड दिया गया हो। संघीय कानून क्या है कि अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली है। दो तरह की सरकारें हैं, एक सरकार केंद्रीय स्तर पर और बाकी राज्यों में अलग अलग सरकारें हैं। तो ऐसे में वहाँ जो कानून निर्माण संबंधी शक्तियाँ हैं उनका बंटवारा संविधान के अंतर्गत किया गया है। तो जो ऐसे अधिकार क्षेत्र हैं, जो ऐसे विषय हैं जिन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्रीय सरकार को है, उन्हीं केंद्रीय सरकार के कानूनों में से ही किसी कानून को भंग करने के आरोप में यदि किसी को दंड दिया गया है तो राष्ट्रपति केवल और केवल उसी अपराधी को ही माफ कर सकता है। राज्य सरकारों के जो कानूनों का उल्लंघन है यदि वो किसी व्यक्ति ने किया है तो उस अपराधी को जो दंड दिया गया हो उस अपराधी को राष्ट्रपति क्षमा नहीं कर सकता, वो राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसी तरह से जो सामान्य क्षमा है, सामान्य क्षमा का अर्थ ये है कि किसी विशेष कानून के अधीन दंडित सभी अपराधियों को, माने पूरा एक समूह अपराधियों का, उन सभी अपराधियों को एक ही आदेश के अधीन माफी दे दी जाए। नेक्स्ट है इसमें वित्तीय शक्तियां। संयुक्त राज्य अमेरिका का बजट एक विशेष विभाग द्वारा राष्ट्रपति के निरीक्षण में ही तैयार किया जाता है। ये ठीक है कि राष्ट्रपति के निरीक्षण में जो बजट तैयार किया जाता है उसको स्वीकार या अस्वीकार करना कांग्रेस की, माने विधान पालिका की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन व्यवहार में आमतौर पर जो कांग्रेस है राष्ट्रपति की सभी मांगों को स्वीकार कर लेती है, क्योंकि शासन का जो संचालन है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसलिए आमतौर पर जो कांग्रेस है राष्ट्रपति की सभी मांगों को अस्वीकार नहीं करती, माने स्वीकार ही कर लेती है। इसके बाद है अमेरिका के राष्ट्रपति की स्थिति। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों का अध्ययन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अमेरिका की जो संवैधानिक प्रणाली है उसमें राष्ट्रपति का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों का क्षेत्र बहुत अधिक विशाल हो गया है। इसे देखकर एक विद्वान हुए मुनरो, उन्होंने लिखा है कि जब संविधान निर्माताओं ने यह निश्चित किया था कि कार्यपालिका शक्तियां एक राष्ट्रपति को दी जाएंगी तो उन्होंने यह अनुभव ही नहीं किया था कि किसी दिन ये 9 शब्द राष्ट्रपति में इतनी शक्ति केंद्रित कर देंगे जितनी कि लोकतंत्र में कभी एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग में नहीं लाई गई हैं। मुनरो के इस कथन में काफ़ी सच्चाई है, क्योंकि वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति के पास
ऐसी कार्यकारी शक्तियां भी हैं जो उसे संविधान ने नहीं दी, बल्कि कांग्रेस के कानूनों के माध्यम से, न्यायिक निर्णयों के माध्यम से, परंपराओं के माध्यम से और समय समय पर जो राष्ट्र पर संकट आए उनके कारण से प्राप्त हुई है। लेकिन जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं उनको यदि देखा जाए तो उन शक्तियों पर अनेक पाबंदियां भी हैं, अनेक प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, और जिससे हमें ये स्वीकार करना पड़ता है कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति की स्थिति है इतनी अधिक शक्तिशाली नहीं है जितनी संवैधानिक पक्ष से प्रतीत होती है, क्योंकि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी थोड़े से परिवर्तन के साथ अपनाया गया है। इसके अंतर्गत शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत अमेरिका में रोक एवं संतुलन का सिद्धांत अपनाया गया है। इसका अर्थ यह है कि अमेरिका में जो विधान पालिका कांग्रेस है, कांग्रेस की शक्तियों पर सरकार के जो बाकी के दो अंग है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उनका प्रतिबंध है। इसी तरह से अमेरिका में कार्यपालिका माने राष्ट्रपति, उस पर सरकार के अन्य जो दो अंग हैं, विधान पालिका और न्यायपालिका, उनका प्रतिबंध है। और इसी तरह से सरकार का जो तीसरा अंग है न्यायपालिका, उस पर विधान पालिका और कार्यपालिका का नियंत्रण है। इस रोक एवं संतुलन के सिद्धांत का साधारण सा जो अर्थ है वो ये भी है कि सरकार के प्रत्येक अंग की शक्ति ऐसे रूप में निश्चित की गई है कि एक अंग की दूसरे अंगों की शक्तियों पर प्रतिबंध सिद्ध हो, तथा जिससे सरकार के जो भिन्न भिन्न अंगों की शक्तियां हैं उनमें आवश्यकता अनुसार संतुलन भी बना रहे। इस प्रतिबंध तथा संतुलन के सिद्धांत ने अमेरिका के राष्ट्रपति की जो स्थिति है उसको काफी हद तक प्रभावित किया है। यदि राष्ट्रपति की शक्तियों पर दूसरे अंगों की शक्तियों का प्रतिबंध ना निर्धारित किया जाए तो फिर राष्ट्रपति की स्थिति अत्यंत शक्तिशाली हो जाती। लेकिन ऐसे में अब क्योंकि प्रतिबंध हैं कार्यपालिका पर, राष्ट्रपति पर, विधान पालिका और न्यायपालिका का प्रतिबंध है, तो इसलिए आलोचक ये कहते हैं कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति है एक दैत्य के समान है, लेकिन उसके जो पांव हैं वो चिकनी मिट्टी के हैं। इस कथन में भी काफी हद तक सच्चाई है, क्योंकि जो अमेरिकन राष्ट्रपति है वो दैत्य के समान है। उसके पास अनेकों शक्तियां हैं और बहुत महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, लेकिन उसके पांव चिकनी मिट्टी के हैं, क्योंकि उसकी शक्तियों पर अनेकों पाबंदियां भी हैं, प्रतिबंध भी हैं। तो ऐसे में जो राष्ट्रपति की शक्तियों पर अनेक प्रतिबंध हैं, तो उससे भी प्रतिबंधों के बावजूद भी जो अमेरिकन राष्ट्रपति की स्थिति है काफी महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है। वह एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिसके इर्द गिर्द संपूर्ण अमेरिकन शासन घूमता है। इसी कारण कहा जाता है कि अमेरिकन राष्ट्रपति न केवल राष्ट्र का अपितु प्रशासन का भी मुखिया है। और यदि हम और अधिक गहराई से देखते हैं तो जो राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति है वो बहुत हद तक उसके अपने व्यक्तित्व पर भी निर्भर करती है। यदि राष्ट्रपति का अपना व्यक्तित्व मजबूत है, सुदृढ़ है, योग्य है राष्ट्रपति, और विशेषकर यदि वो उस दल से संबंध रखता है जिस दल को कांग्रेस में भी बहुमत प्राप्त है, तो वो बहुत अधिक शक्तिशाली बन सकता है और कांग्रेस से जो कुछ भी चाहे, कैसा भी विधेयक चाहे वो पारित करा सकता है। लेकिन यदि जो राष्ट्रपति है उसका खुद का व्यक्तित्व कमजोर है, वो बहुत ज़्यादा योग्य नहीं है, तो फिर उसे कांग्रेस के बहुमत का समर्थन भी प्राप्त नहीं होता और फिर कांग्रेस उसके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेती है और कांग्रेस अपनी इच्छा अनुसार उसको कार्य करने को विवश कर सकती है। तो ऐसे में जो राष्ट्रपति विल्सन हैं उन्होंने लिखा है एक जगह कि राष्ट्रपति का यह पद वैसा ही होता है जैसा कि राष्ट्रपति की शक्ति तथा प्रतिभा उसे बनाना चाहे। और अमेरिका के राष्ट्रपति के संदर्भ में एक विद्वान हुए लास्की, उन्होंने लिखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति सम्राट से थोड़ा कम तथा अधिक दोनों है। वह प्रधानमंत्री से भी कुछ कम तथा अधिक दोनों है। जितना ही अधिक ध्यानपूर्वक उसके पद का अध्ययन किया जाता है उतना ही उसका विचित्र रूप प्रतीत होता है। धन्यवाद।